नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम जारी है, यानी कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व पूरा देश मना रहा है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण का चुनाव बचा है और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, कुछ देर में यहां पर भी चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें, लगातार सभी दलों की ओर से अपनी-अपनी कोशिशें जारी हैं। हरियाणा के सिरसा में हम मौजूद हैं। अगर हरियाणा के राजनीतिक तौर पर जागृत एक शहर की बात करें तो सिरसा का नाम उसमें शायद सबसे आगे आएगा, क्योंकि तमाम बड़े-बड़े नाम यहाँ से, चाहे हरियाणा राज्य की राजनीति में आगे दिखे या देश की राजनीति में आगे दिखे, लेकिन उसके बाद भी सिरसा कहाँ पर मौजूद है, यही जानने और समझने की कोशिश आज दिन भर हमने की। युवाओं से बात की, आम लोगों से बात की और अभी वक्त है तमाम जनप्रतिनिधियों से, अलग-अलग पार्टी के प्रतिनिधियों से बात करने का कि चुनावी जो पूरी बिसात है किस तरीके से बिछी है, क्या परिणाम हो सकते हैं, उनके दावों में और उनके सामने वालों के दावों में कितना दम है और कैसे अपनी-अपनी कोशिशें इन सब की जारी है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है सर, अमर उजाला.com पर। आप लोगों से शुरुआत करूंगा मैं चर्चा की। पहले तो एक बार अपना परिचय दें। मैं नवीन केडिया, पीसीसी मेंबर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नवीन जी, कुमारी सैलजा यहाँ से चुनावी मैदान में है। पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। आज तो प्रियंका गांधी भी आई थी उनके लिए रोड शो करने के लिए। किस तरीके से, पहले तो ये बताइए, यहाँ पर सिरसा में चुनाव की तैयारी चल रही है? अब तो प्रचार भी कुछ देर में खत्म होगा। क्या होने वाला है 25 तारीख को? 25 तारीख को हम बहुत भारी बहुमत के साथ कांग्रेस विजय पताका फैलाने जा रही है। ये कांग्रेस का इलेक्शन नहीं है, ये सिरसा की बेटी का इलेक्शन है। कांग्रेस बहन शैलजा जो है वो चौधरी दलवीर सिंह जी की बेटी है, जो 4 बार यहाँ से लोकसभा के सांसद रहे और इस इलाके में उन्होंने काम किया। 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहन शैलजा जी भी यहाँ से रही और उन्होंने जो उस समय काम किए, जो अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने काम किए, वो आज बट वृक्ष की तरह खड़े हैं। रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन का जब नया प्रोजेक्ट आया था हिंदुस्तान में, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरसा मंजूर करवाया गया और उसी के कारण आज हमारा जो अनाज है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, हमारी जो कणक है यहाँ गोदामों में पड़ी पड़ी खराब हो जाया करती थी, क्योंकि कैरेज इतना ज्यादा पड़ता था। तो वो रेलवे लाइन आने से हमारा अनाज जो है वो बाहर बंदरगाहों पर जाने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा और हमारा इलाका उससे खुशहाल हुआ। शैलजा जी ने यहाँ एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। उस समय उन्होंने 107 स्कूलों को अपग्रेड करवाया। वो चाहती थी भी लड़कियां पढ़े। हमारे यहाँ थोड़ा एक गांव से दूसरे गांव में लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे, तो 5वीं से 8वीं, 8वीं से +2 से बच्चों स्कूलों को अपग्रेड कराया ताकि वो लड़कियां पढ़ सके। उनकी सोच की बात कर रहे हूँ। उसके बाद उन्होंने यहाँ स्टेडियम बनवाया, चौधरी दलवीर सिंह के नाम से इंडोर स्टेडियम बनाया, जो आज इस बार क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? क्या प्रमुख है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, वो 400 पार की बात कर रही है। आप लोगों ने एक इंडिया गठबंधन बनाया, उसके तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम लोगों के बीच में जा रहे हैं महंगाई को लेकर के, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं 1 लाख रुपया गरीब घर की और बड़ी को देने के लिए, 8.5 लगभग 8,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से। हम लोगों को नौजवान जो है अप्रेंटिस के लिए 8500 रुपये हर महीने, उनको 1 लाख रुपया लगभग बच्चे उसको देने के लिए जा रहे हैं। हम ऐसी अनेकों योजनाएं किसानों के लिए, उनकी जो डिमांड है एमएसपी को गारंटी देना, उसको हम करने जा रहे हैं। किसानों का लोन माफ करने जा रहे हैं। मतलब हर वर्ग के लिए, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग को। मिडिल क्लास कहाँ आता है? मिडिल क्लास तो ये मिडिल क्लास की बात है। ये अगर आज किसान की बात करें तो वो कौन है? मिडिल क्लास है। आज अगर मजदूर की बात करें तो कौन है? मिडिल क्लास है। आज बेरोजगार की बात करें, जो जिनको 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास व्यापारियों के लिए हम उनके लिए एक अलग से फंड बनाने जा रहे हैं। व्यापारी जो छोटा व्यापारी है उसके लिए, उनके लिए लोन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, ताकि वो अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सके। तो मिडिल हर प्रोजेक्ट, ये मिडिल क्लास से ही तो नीचे गरीब हुए हैं मोदी जी की सरकार में, उनको दोबारा से हम अपर करके और उसको बराबर लेवल पर ले आना चाहते हैं, ताकि वो रोटी आराम से खा सके। जनता आप लोगों की बात समझ रही है? समझ रही है, तभी हमें वोट डालने जा रही है, नहीं तो कौन डालता है वोट? तो आश्वस्त है कि वोट डालने जा रही है। क्या एक बार परिचय दीजिए। करण दुग्गल, मैं युवा मोर्चा भाजपा का जिला अध्यक्ष, युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। करण जी, मुद्दे क्या हैं इस बार? पहले तो ये बताइए, एक तो आपने कैंडिडेट बदल दिया, सुनीता दुग्गल जी थी सांसद, उनका टिकट कटा, अशोक तंवर आ गए। अशोक तंवर कांग्रेस छोड़ने के बाद कई पार्टी घूम के
फिर बीजेपी में लैंड हुए हैं। बहुत सारे सवाल आम लोग भी पूछ रहे हैं, या तो सीधा बीजेपी में आए होते तो तस्वीर कुछ और होती है, ऐसा आप लोगों को भी लगता है? देखिए, मैं हर बार कहता हूं, मेरे युवाओं को भी पॉलिटिक्स की को समझने की आवश्यकता है। ये जो पार्टी बदलने का विषय है, ये संविधान में स्वीकार माना गया है, और मैं ऐसा समझता हूं कि वो व्यवस्था से लड़ता रहा और हम ये समझ रहे हैं कि पार्टी बदलता रहा, और वो एक नायाब हीरा है जिसे शायद नरेंद्र मोदी जी भी अगर नहीं समझ पाते तो वो खराब हो जाता, लेकिन आज यहाँ पर वो है। और 2009 में जब वो पार्टियां बदली, जनता नहीं बदली, तो कई लोग यहाँ पर हैं जिनके नेताओं ने जनता को बदलने का काम किया, कभी अंबाला से, कभी सिरसा से। मैं समझता हूँ अंबाला से अगर वो रिजेक्ट हो गए तो वो सिरसा आ गए, सिरसा से रिजेक्ट हो गए तो अंबाला चले गए। तो ये गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। 2009 से वो यहाँ पर 2009 में सांसद बने, 45-50 हजार करोड़ के तमाम उद्योग यहाँ पर उन्होंने स्थापित करने का काम किया। के बाद 2014 में जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, फिर 2019 में उन्हें स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति, मैं तो धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अशोक जी को ऐसा समझ करके और एक बड़ी पंचायत में भेजने का कमल का फूल दे करके हमारे बीच में भेजा, और वो 4 जून में एक बड़ी पंचायत में देश की में होंगे। फिर मैं समझता हूँ 70-80 हजार करोड़ के नए आयाम वो स्थापित करने का काम करेंगे। और जो बात है, अभी वर्तमान में जो सांसद हैं कि सुनीता दुग्गल जी, उनके क्या क्या काम रहे 5 साल? देखिए, 8 ट्रेनें चलाने का काम किया उन्होंने। कैंसर पीड़ितों का जो एक सहयोग मैं समझता हूं कि एमपी कोटे से होता है, वो देने का काम किया। इतने भरमार टैंकर देने का काम किया, शेड देने का काम किया। पूरे जो है शहर वासियों को अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई आयुष्मान कार्ड में दिक्कत आई है, कोई भारत विकसित संकल्प यात्रा में उन्होंने अपना एक अहम योगदान मैं समझता हूँ निभाने का काम किया। तो बहुत काम यहाँ पर किए हैं, और हर बार किसी ना किसी को मौका देना चाहिए। हमारे पास प्रत्याशियों की भरमार है, हमारे पास बहुत। कांग्रेस से प्रत्याशी ला रहे हैं, कह रहे हैं प्रत्याशियों की भरमार है। आपकी पार्टी में कोई हीरा नहीं है, कहीं और से हीरा ला रहे हैं? तो देखिए, ऐसा हीरा, ये मैंने आपको वैसे पहले भी कहा, ये एक स्वीकार सिचुएशंस हैं। स्वीकार सिचुएशन है, लेकिन आप कह रहे हैं, ये भी दोनों बातें कह रहे हैं ना, हमारे पास भरमार है, फिर आप कांग्रेस से आयात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ये जनता का सर्वे के आधार पर, जनता के सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती। जनता के सर्वे के आधार पर, पूरा सर्वे, स्टेट और नेशनल का सर्वे कह रहा था कि अगर आप सुनीता दुग्गल को टिकट देते तो वो हार जाते। वो सर्वे ये कह रहा था कि अशोक तंवर जी को भी अगर टिकट देते हैं तो वो भी जीत रहे हैं, और सुनीता दुग्गल जी से कोई एक बड़ी और उपयोगिता लेनी होगी, कोई संगठन में काम कराना होगा, तो पार्टी में समझता हूं मां है और उसको पता है कब क्या किसे कुछ क्या देना है। तो आश्वस्त है कि अशोक तंवर, वो जो हीरा आप लाए हैं, वो सिरसा के मस्तक पर चमकने वाला। बिल्कुल 100% 4 से 5 लाख मतों से जीत करके देश की बड़ी पंचायत में जाएंगे। मुद्दे क्या है यहाँ पर? आप लोग भी चुनावी मैदान में हैं। अभी कुछ दिन पहले तक तो गलबहिया कर रहे थे आप लोग, अब अलग अलग हो गए हैं। अभी फिर पता नहीं आगे क्या करेंगे, लेकिन अभी एक बार परिचय दीजिए और मुद्दे। मेरा परिचय, नाम है नितिन टांडी और मैं युवा प्रवक्ता हूं जननायक जनता पार्टी हरियाणा से। पहली बात तो हमारे जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वो हैं श्री रमेश खटक, पूर्व के 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनको इस सोच के साथ टिकट दी कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार कोई ऐसी विधायक नहीं बनता, जनता के कार्य को करने वाले, समझने वाले, उनके बीच रहने वाले। और मुद्दे जो हमने कार्य किए हैं 4.5 साल में, उनको लेकर बीच में जा रहे हैं। पहले तो हमने सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन 3000 की, और सिरसा की जो खास बात है, सिरसा के लिए जो हमने कार्य किए हैं लोकसभा के लिए, अगर इन्होंने किए होते, हमारी सरकार थी, हमने करवाई, अगर उसके वो आप देखते हो तो बीजेपी की और भी 18 राज्यों में सरकार है। अगर नियरेस्ट कहीं बुढ़ापा पेंशन है तो वो मध्य प्रदेश में 1500 है। अगर इनको करनी होती तो वहां 15 साल से सरकार है, शायद ये 4th टर्म होगा तो वहां 3000 हो जाती। और कांग्रेस की भी, आम आदमी पार्टी की, सबकी स्टेट्स में है, वहां कहीं नहीं है, इतना नियर बाय कोई नहीं है। और जो सिरसा की बात है, सिरसा में सबसे पहले तो जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 3 करोड़ की लागत से स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाया, जो कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जिसमें बनाया गया विदेशों की तर्ज पे। उसके बाद टीचिंग ब्लॉक बनाया गया 25 करोड़ की लागत से, डाटा सेंटर 10 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए। और उसके बाद सिरसा के अंदर 1400 किलोमीटर की सड़कों का पैचवर्क किया 900 करोड़ की लागत से। 150 किलोमीटर लिंक रोड है जो उनका रेनोवेशन, कारपेटिंग की गई 90 करोड़ की लागत से। और उसके बाद अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सबसे पहले युवाओं का अगर किसी ने सोची तो दुष्यंत चौटाला जी ने सोची। 75% रोजगार का कानून बनाया, विधानसभा में लेके आया, उसको बनवाया। वो बाद में चैलेंज कर दिया गया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से हम जीते, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। तो इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक हम सरकार में थे तो हमने सरकार की तरफ से पूरी पैरवी की, और अब हम सरकार में नहीं है तो भी हमारी वकीलों की फौज खड़ी करके उसकी पूरी पैरवी कर रहे हैं। उसमें साल लगे, सब में 1.5 साल लगे। ये मुद्दे समझा पा रहे हैं सिरसा के लोगों को आप लोग? उसके दम पर वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, समझा पा रहे हैं, कार्य किए। हम आपको आपके माध्यम से सभी युवाओं को ये बताना चाहूंगा, उसमें साल लगे, 1.5 साल लगे। 75% कानून को हरियाणा के युवाओं के हक में लाने के लिए हमारी पुरजोर कोशिश है। जिस दिन वो आ गया, उस दिन के बाद 1 साल के अंदर अंदर उसको आपका रिजल्ट उसका
आपको यहीं मिलेगा और युवा अपने खुद मुंह से बोलेंगे कि ये कार्य हमारे लिए किया, दुष्यंत ने किया और बहुत अच्छा किया। और उसके बाद अगर पैन हरियाणा लेवल पे मैं आपको बताना चाहूँ, खरखोदा में मारुति आई, और ये आपको, और शायद हम सरकार में इकट्ठे थे, इन्होंने नहीं बताया होगा, जो किया हमारे नेता ने, हमारे नेता के प्रयासों से 68,722 करोड़ का निवेश प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा में लेके आई दुष्यंत चौटाला जी। 1,59,722 उससे अब आप छोटे ये और बड़े इसमें उद्योग, जोड़ देता हूं मैं, आप कह जिसके दीजिएगा। अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके अंदर 12,60,000 रोजगार का अवसर पैदा हुआ और 12,60,000 के 60,000 पूरे रोजगार आम लोगों को दिए गए हैं। हाँ, ये मतलब हमने इसको मैं ऐसे क्लैरिफाई कर दूं कि जब तक बीजेपी की अकेले सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया, आप लोग साथ आए तो सब दुष्यंत चौटाला जी। मैं आपको बता दिया, बुढ़ापा पेंशन का आपको बता दिया, नियरेस्ट वहां पे लूंगा, लेकिन पहले मैं सर को ले आता हूं। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं महावीर शर्मा, इनेलो जिला प्रेस प्रवक्ता सिरसा। ये तो कभी गढ़ कहा जाता था ना इनेलो का सर, तो पिछले कुछ लोकसभा जो तमाम टर्म्स रहे हैं उसमें क्यों पिछड़ती चली गई? देखिए ऐसा है, गढ़ आज भी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, और गढ़ पहले भी था और ये गढ़ रहेगा। गढ़ कभी टूटेगा नहीं। हाँ, उसमें कुछ ठहराव आ सकता है वक्त के अनुसार, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि चौधरी देवीलाल ने यहाँ के किसानों को उनके जमीनों का मालिक बनाया, उनको मालिकाना हक दिलवाया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए पहले घोषणा की थी कि यदि मैं सत्ता में आया तो 100 रुपए बुजुर्गों को पेंशन दूंगा। और जब विपक्षी लोग कहा करते थे कि पेंशन पॉसिबल है ही नहीं लगाना, लेकिन आज वो पेंशन बढ़कर 3,2700 रुपए हो गई है। चौधरी देवीलाल ने इतने जनहित कल्याण कार्य किए कि जिसे लोग आज भी याद करते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अन्य विपक्ष पार्टियां आज सत्ता में झूठ बोलकर आ रही हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, जिस प्रकार की मैं बात करूं, जब भी राज शासन आया है, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का शासन आया है 2001 के अंदर, तब यहाँ पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनाई गई, जेसीडी बनाई गई, माता हर की देवी कॉलेज बनाया गया। और चौधरी देवीलाल इस बार के मुद्दे क्या है सर? इस बार के मुद्दे हैं कि हमारे सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिरसा के अंदर यहाँ पर सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। सिरसा के अंदर सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, इस बात का पता ही नहीं चलता। सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर 2 बारी यहाँ से उद्घाटन करा लिया, लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। और इस बात की टीस है सिरसा के लोगों के कि उन्हें ठगा गया है, क्योंकि बार बार वो घोषणाएं तो करते हैं, अब दूसरी बार फिर टेंडर कैंसिल हो गया है, लेकिन किसी प्रकार के धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, और हमारे मुद्दे हैं 18 घोटाले जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर हुए। और हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बार बार उन मुद्दों को विधानसभा में उठाया है और स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री से इस बात का जवाब मांगा है। और बीजेपी तो कह रही है ना ये तो देश हित का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। 370 की बात कीजिए, राम मंदिर की बात कीजिए, सीमा सुरक्षा की बात कीजिए, आप लोग कहाँ सीवर वगैरह में? लेकिन सबसे पहले बात है, हमें आधारभूत जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो तो चाहिए ना। पेट भरेगा तो तभी राम याद आएंगे, पेट भरेगा तभी मंदिर याद आएगा, पेट भरेगा तभी 370 का फायदा होगा, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश के लोगों को खाने के लिए अन्न मिलेगा, उन्हें शिक्षा मिलेगी, तभी तो वो मुद्दे काम आएंगे ना। केवल मात्र राम के नाम से तो कुछ होने वाला नहीं है, केवल मात्र मंदिर के नाम से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए, भूखमरी है लोगों के पास, अशिक्षित है लोग बेरोजगारी से घूम रहे हैं, बीए, एमए, बीटेक, एमटेक, लोग व्यर्थ में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। किसी प्रकार की इस सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं की है। हाँ जी सर आगे आइए, क्या शुभ नाम है आपका? पटेला, आप कौन सी पार्टी से? बीजेपी। बीजेपी से। देखिए तमाम सवाल इन्होंने खड़े कर दिए कि सरकार ने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं देखो जी, ऐसा है, मैं बताता हूँ जी, डबल का ये है कि अगर ऊंचे लेवल पे देखे सारा देश इलेक्ट्रॉनिक हो गया। पुलों जो फाटक थे वो लगभग 80% कवर हो गए। स्टेशनों की स्वच्छता, जब आज से 14 में हम लाइनों पे खड़े नहीं हो सकते, ऐसे खड़े होते थे, आज देख लो कोई भी, सारा देश ही देख रहा है कैसे है। तो ये ऊपर के काम ज्यादा हो रहे हैं, या सीवर वाले लेके बैठे, ये तो तकनीकी समस्या है, ये तो होती ही रहेगी। कोई सरकार आए ये थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा और कोई इलाज नहीं है। अभी क्या चलना चाहिए? हैं? अभी तो ये चल रहा है जी, मोदी हो रही सारे देश में। मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है? मोदी को मिल रहा है, लोगों के काम पे ही मिल रहा है, सारों पे मिल रहा है। मोदी के नाम पे भी आ रहा है। सब ये तो आश्वस्त है कि मोदी के नाम पे वोट आ रहा है। अभी मैं इनका पहले तो धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस बात को मान लिया कि जो जन समस्याएं हैं वो तो चलती रहती है, हम तो ऊपर की बात करते हैं।
अभी इन्होंने माने है, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं मैं हाँ वही कह रहा हूँ, हाँ थोड़ी थोड़ी करके तो बड़ा पहाड़ बनता है। हाँ अब आप बताइए क्या करें। ये तो कह रहे हैं मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, तो आप लोग कैसे आश्वस्त हो रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों की सीटें आ रही है? मुद्दे क्या है? ये तो सीधा गिना देते हैं अलग अलग। बारे में बता दूं, आप पहले टीवी खोलते थे, मोदी जी की फोटो आती थी, लोग भाग के सुनते थे मोदी जी कुछ ना कुछ बोलेंगे और हम सुनते हैं। अब मोदी की फोटो आती है, टीवी बंद कर देते हैं, बोला साला सॉरी भी ये ऐसे झूठ बोले, हाँ सॉरी भी ऐसे झूठ बोलेगा, कोई ना कोई नया झूठ बोलेगा। जैसे भविष्य के साथ गद्दारी का शब्द जुड़ता है ना, वैसे झूठ के साथ मोदी का शब्द जुड़ता है। भी झूठ का किसी को मोदी कह दो, बोले और मोदी क्या हाल है, तो मतलब ये झूठा आदमी है। तो ये तो है मोदी जी की डेफिनेशन। अब आप कहते हो मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब ये मैं नहीं कह रहा सर, ये कह रहे हैं। ये तो चलो इनका काम है, ये तो कहेंगे ही। इनसे एक बात पूछो, इन्होंने मेडिकल कॉलेज की अभी भारतीय हमारे इंडियन नेशनल लोकदल ने ये बात उठाई है, कभी आपने सुना है बिना टेंडर के दो बारी, एक बारी राष्ट्रपति मुर्मू जी उसका उद्घाटन कर गए, नींव रख गए, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर रख गया, और अभी तक टेंडर ही नहीं हुआ। देखो कमाल की सरकार है ये भारतीय जनता, झूठ का कितना बड़ा बवंडर है। एक काम इन्होंने कहा, हम ये ग्रीन मार्केट ले जाएंगे बाहर, एक्वायर कर लीजिए जमीन, ये कर लिया, एक ईंट नहीं लगी 10 सालों में इनसे। दिक्तानिया खरीफ चैनल की बात करी, इनके चीफ मिनिस्टर ने 10 बार आश्वासन दे दिया, अभी तक उसकी जमीन ही एक्वायर नहीं हुई, वही फैसला नहीं कर सके एक सिंगल काम। और तो और जिनके साथ ये रहते हैं हमारे यहाँ सरसा के एक जगदीश चोपड़ा जी ने हैं, बहुत ही बढ़िया नेता है, शरीफ अच्छे ईमानदार आदमी। जगदीश चोपड़ा जी ने कांग्रेस की सरकार में एक हवन किया था, कांग्रेस को सद्बुद्धि देने के लिए भी ये अंडर ब्रिज बन जाए रेलवे का और एक मार्केट बन जाए। हवन किया और पूरे शहर को वहां इकट्ठा कराया भी कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि आ जाए। अरे 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो हवन जो हमारे लिए सद्बुद्धि देने के लिए किया था वो तो पूरा करवा देते, इनसे एक वो भी पूरा नहीं हुआ। और ये मैं जो बोल रहा हूँ भाई वो तो बोल रहा हूँ कि उन्होंने कांग्रेस को सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया था, 10 सालों में उनके खुद की बुद्धि नहीं आई कि वो एक वो प्रोजेक्ट ही पूरा करवा लेते कम से कम। बाकी तो छोड़ दो आप, इनसे एक डक्का नहीं टूटा सिवाय भ्रष्टाचार के, पैसे खाने के, इनके पास कोई काम नहीं था। बीएनआर में चले जाओ, सड़कों में बोली लगती थी टेंडर की 7%, 8%, 9%। चीफ मिनिस्टर को दोषी देंगे ना हम, नगर पालिका में चले जाओ बुरा हाल है। आम आदमी ईमानदारी से खुद ही कह दे बिना पैसे के नगर पालिका से कोई काम करा के ला दे। तो तमाम मुद्दे आप लोग गिनाते रहते हैं, एक बात बताइए, अशोक तंवर की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा हीरा हम लेकर आए हैं, मोदी जी ने उस हीरो को पहचान लिया, आप हीरो को नहीं पहचान पाए, ऐसा क्या? देखिएगा ऐसे है, अशोक तंवर जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, हमने उनको कांग्रेस पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, नेशनल NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल तक रहे, 5 साल उनको यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, फिर राष्ट्रीय सचिव बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, हमने स्टेट का प्रधान बनाया उनको। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, 2 बार उनको टिकट भी थी। अब कांग्रेस का नियम है 2 बार टिकट मिलने के बाद, हारने के बाद, लगातार 2 बार हारने के बाद आप तीसरी बार आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी, आप लड़ नहीं सकते तीसरी बार। अब उस कारण वो उनको पता था भी टिकट तो मिल ही नहीं, तो उन्होंने जंप करना था, तो उन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई खुद की, कांग्रेस को छोड़ दिया उन्होंने। और छोड़ने के बाद आप देखिएगा जेजेपी के नेताओं के साथ भी वो वोट मांग रहे हैं, फिर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी वो वोट मांग रहे हैं, फिर वो हलोपा के साथ बैठकर भी वोट मांग रहे हैं। आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ नेता खराब नहीं है, बस हमारे नियम की वजह से उनको जाना पड़ गया। ऐसे ही मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं खराब है ना, मैं ये कह रहा हूँ उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी, वो इसलिए में तो सबकी महत्वाकांक्षा है सर, आपकी भी है, जो तमाम लोग हैं सबकी। पूरी नहीं कर सके थे इसलिए छोड़ के चले गए। मुद्दे क्या है यहाँ पर सर? तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन मुद्दे जो सिरसा के हैं, जिस तरीके से सिरसा विकास होना चाहिए, आप लोग भी रहे, ये लोग भी रहे, सब लोग रहे, क्या काम हुआ है यहाँ पर? सब बारी बारी से रहे, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, केवल भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों के टाइम पर क्या हुआ? हमारे टाइम पे तो सब कुछ ही हुआ जी, बहुत काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो सिर्फ भ्रष्टाचारी जमात बनाई है इन्होंने, सिर्फ जिन जिन पे भी आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, ईडी CBI भेज गए ने, उन्होंने भ्रष्टाचारी जमात में शामिल कर लिया, और जो उनका पटका नहीं पहना
उस पे ईडी और उसके जेल में डाल दिया। ये भ्रष्टाचार। आप तो पटका पहन के घूम रहे हैं। मैं कांग्रेस का है ये। आप क्या भी आई थी ईडी? मेरे क्या आईडी आएगी? मैं कर्मचारी रिटायर हूँ, मेरे क्या ईडी आएगी? ईडी क्या करेगी? वो तो जो लीडरों का था जो बड़े बड़े लीडर जिन पे आरोप लगाए उनको भ्रष्टाचारी जमात में शामिल कर लिया इन्होंने। हाँ, ठीक है जी। ये तो आप यही खुद ही कह रहे हैं कि आप शरीफ आदमी, रिटायर्ड आदमी, आपके आईडी नहीं है, बाकी सबके आ गए। इसका मतलब क्या है? लीडर होंगे, मैं कोई लीडर ही नहीं था ना। जिन्होंने उनको भ्रष्टाचारी कहा उन्हीं को भ्रष्टाचारी जमात में शामिल कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ, ये कर रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारी जमात बढ़ाने के लिए चाहे अशोक चव्हाण लो, चाहे अजीत पवार लो, जिन पे आरोप लगाए। गड़बड़ है अभी तक। आप अब ये बुरा लग रहा है आपको? जब तक अभी 2 महीने 6 महीना पहले आपके साथ थे तब तक आप उनको संभाल कर रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने आरोप, देखो आपका आरोप सही है लेकिन बुरा भी उतना ही लग रहा है। सिरे के प्राइम मिनिस्टर ने कहा भ्रष्टाचारी है। देखो प्राइम मिनिस्टर, आरोप सही है लेकिन बुरा उन्होंने वो कर लिया, बुरा नहीं लग रहा। वो भ्रष्टाचारी जमात में शामिल कर लिया उन्हें। भैया ईडी सीबीआई का डर दिखा चुनाव जीत रहे हैं आप। मैं 1 बाय 1, आप बहुत लेट आए मेरे पास, इसलिए 1 बाय 1 आंसर दे देता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई आदरणीय, मैं सीखता हूँ इनसे, नवीन केडिया जी का, जिन्होंने अशोक तंवर जी को बहुत अच्छा व्यक्ति बताया। और दूसरा मैं धन्यवाद ये करना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी टीवी पर आते तो सुनने के लिए भागते थे, आज भी ऐसा ही माहौल है। और दूसरी बात करी इन्होंने महंगाई की, रोजमर्रा के, मेरे साथी का भी जवाब दे देता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि सीवर के जो काम होते हैं, सीवरेज रोजमर्रा के काम है, बंद हो गया खुल गया, बंद हो गया खुल गया। और बड़ा एक आयाम स्थापित करने का बात है जो ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का 2 बार टेंडर हुआ। और मैं समझता हूं कि पहली ऐसी सरकार है देश आजाद होने के बाद जो अपनी ही टेक्निकलिटीज देखती है और रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी नहीं हुई और खुद ही टेंडर को कैंसिल करती है। टेक्निकलिटीज को देखते हुए, एलिजिबिलिटीज को देखते हुए अगर अपनी ही सरकार, खुद की सरकार उसके टेंडर को कैंसिल करने का काम करती है तो इसका मतलब वहां पर ट्रांसपेरेंसी है। और दूसरी बात, रही बात नौकरियों की, जो पैसे की बात करते हैं, 10,997 नौकरी। कंप्लायंस में भी सवाल उठते हैं ना, टेंडर जारी करते, टेंडर देते टाइम भी तो ये कंप्लायंस चेक हो सकता है। कंप्लायंस चेक हुआ जब जितने दिन खुदाई हो रही है, काम रुका, टेंडर रिपीट हुआ, पब्लिक भी तो परेशान। मैं यही कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अगर एक बार कोई गलती करी और हमारी सरकार ही उस पर रिएक्शन लेती है तो इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी। और सेकंडली जो नौकरियों की बात, 10,997 नौकरियां हमने ग्रुप डी में देने का काम किया। और मैं समझता हूँ रिसालिया खेड़ा में जाकर उन लोगों से पूछिए जो 78 बच्चे उस नौकरियों में लगे, वहां डब वाली में HCS लड़की लगी जिसका बाप पंचर का काम करता था, उससे जाकर के पूछिए पैसे क्या होते हैं, कह रहे हैं पैसे दे करके। एक भी खिड़की इस सरकार में इनको पता हो, इनके भी नेता का कोई आज तक बयान नहीं आया कि पैसे से यहाँ पर नौकरी लगी है। ये दे दें, ये शिकायत दे दें, विल कंसिडर इट। लेकिन 2014 में एक जोड़ देता हूँ, इसी में नौकरी की बात की, इसी में जोड़ रह गया था इनका एक सवाल और रह गया था इनका एक सवाल ये रह गया था कि जो है ईडी को भेज देते हैं। मैं इनको आपके माध्यम से, इस देश की जनता के माध्यम से फिर बताना चाह रहा हूं कि ये सुशासन का राज है, घोटालेबाज फिर अंदर होंगे, ना करें, छोड़ दें आज से ही, इनको नसीहत दे रहा हूं। पवार जाएंगे अंदर। मैं कह रहा हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर मैं गलत होऊंगा, आप गलत होंगे। इन्वेस्टिगेशन, आप जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसको आपने डिप्टी सीएम बना दिया। नहीं, इन्वेस्टिगेशन अगर टिल अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी वो दोषी। ये रूल केजरीवाल पे अप्लाई होता है? केजरीवाल की बता देता हूं आपको, कांग्रेस के एक लेटर पर इन्वेस्टिगेशन थी। केजरीवाल की अरेस्टिंग क्यों हुई? जब हम एक नोटिस को इशू करते हैं और नोटिस के इशू पे जब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने कोई व्यक्ति नहीं आता, उसकी अरेस्टिंग अति आवश्यक हो जाती है। आप एविडेंस एक्ट पढ़ लेना, आप आईपीसी पढ़ लेना। 3 बार उनको नोटिस देकर के बुलाया गया, जब वो वहां पर हाजिर नहीं हुए तब उनको चौथी बार अरेस्ट करना पड़ा। और शिकायत किसकी थी? कांग्रेस वालों की शिकायत थी। अरेस्ट पे तो मैं आया नहीं, आप लोग भ्रष्टाचारी बता रहे हैं ना, तो अनटिल प्रूवन गिल्टी वाला फार्मूला तो इन पर भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा, इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो ऐसा उनका प्रचार में तो आप लोग प्रचार में भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उनका अजीत पवार को नहीं बता। उनका प्रचार देखिए, उनका प्रचार ये कि अगर मुझे वोट नहीं करेंगे तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा। क्या अगर उनको जनता वोट दे करके वहां पे किसी सीट पे जितवाने का काम करेगी तो वो जुडिशरी से ऊपर हो जाएंगे क्या? वो सरेंडर नहीं करेंगे क्या? जाके सरेंडर तो उनको करना पड़ेगा जो 2 तारीख दी हुई है, 4 तारीख दी हुई है। तो मैं ऐसा समझता हूं ये सत्ता में मदांध लोग हैं जब थे, और ये सत्ता के अहंकारी लोग हो जाएंगे। इसलिए एक संत अपनी बनियानी का सवाल यहाँ के युवाओं का ले लीजिए, एक सवाल यहाँ के युवाओं का ले लीजिए भाई साहब, एक सवाल यहाँ के युवाओं का ले लीजिए। आज लगातार हम मौजूद हैं और सिर्फ यहाँ सिरसा में नहीं,
करनाल है, रोहतक है, तमाम अलग अलग जगह हम घूम कर आ रहे हैं। युवा एक सवाल पूछता है कि ठीक है, मोदी जी ने बढ़िया काम किया, सब अच्छा है, लेकिन 2014 में जो हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था वो कहाँ है? इस बार का मैनिफेस्टो देखें, विकसित भारत की तो बात हो रही है, नौकरी कहाँ है? जो सरकारी नौकरियां लंबित पड़ी हुई हैं, जो खाली पड़े हुए हैं पद, वो कब भरे जाएंगे? ये युवा सवाल पूछ रहा है। देखिए 2 करोड़ का वादा किया था, प्रयासरत एक 10 साल मैं बता रहा हूं आपको कि 10 साल सरकार ये गाड़ी को पटरी पे चढ़ाने का काम कर चुके हैं। गाड़ी गति देने का काम 25 मई को जनता कर देगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमने वादा किया, एक एक करके सब वादों को पूरा किया है और कर रहे हैं। कई काम टेक्निकलीज के करके, कई काम एक इतने बड़े लेवल पर होते हैं कि जो धीरे धीरे 55 साल हमने इनको दिए, इन्होंने सारा देश को बर्बाद करने का काम किया। और अगर मैं महंगाई की दर की बात करूं, लेकिन ये भी पूछ रहा है ना कि अपने भाषणों में रोजगार का जिक्र पीएम क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके भाषण में कहीं रोजगार की बात, रोजगार का जिक्र कर रहे हैं और 101% बिजनेस, 101% बिजनेस की बात कर रहे हैं। जितने मुद्रा लोन हमने देने का काम किया, इनकी सरकार में किसी युवा को मुद्रा लोन मिलता था तो इनसे जाके अभी पूछ लें। हमने मुद्रा लोन देने का काम किया। अनसिक्योर्ड लोन अगर कोई एनपी होता है तो उसको भी राहत देने का काम करना चाहिए, ये भी सरकार का काम है। लेकिन उसको रिकवर करने का काम भी सरकार का काम है, जो कि निरंतर रूप से हम कर रहे हैं। और सब रोजगार की समस्या नहीं है, रोजगार की समस्या बिल्कुल नहीं है। रोजगार के जो रिक्त पद हैं वो भी हम ट्रांसपेरेंसी पे भरने का काम करेंगे, ये समझते हैं। कब करेंगे? 10 साल हो गए, केंद्र के 30 लाख के करीब पद, यहाँ पर 10 और हो जाएं, लेकिन अगर ये समझते हैं इनके टैची भरे हुए वहां पर जाएं और नौकरी लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ही करना था। अब तो एक मिनट, अब तो आपको ही करना था। उन 10 साल में जो तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र कहाँ निकल गई? उनकी उम्र देखिए, जो तैयारी कर रहे थे, किसी ना किसी एलिजिबिलिटी से, किसी ना किसी टेक्निकलिटी से फॉर्म कैंसल्स भी होते हैं। उसकी अगर वो एक उम्र निकल जाती है तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और अगर 2 बार कोई पेपर लीकेज होने के करके कैंसिल हो जाता है तो इसमें ये सामान्य प्रक्रिया है। ये इनमें भी होता था। और मैं समझता हूँ अगर किसी का कोई उसमें दोष होता है तो उस पर कार्रवाई करने का हम काम करते हैं और निरंतर रूप से कर रहे हैं। सब तो ये कर रहे हैं, फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? नौकरी देके सामान्य यहाँ पे हरियाणा में ना जो बेरोजगार है, बिल्कुल जो युवा है बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये लोग रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा में कौशल निगम बना दिया है, उससे ये आरक्षण की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो गरीब किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, जो दिहाड़ीदार का बच्चा है, उसको ना तो ये कोई काम दे रहे हैं, बिल्कुल वो अपराध की तरफ जा रहा है और उसकी तरफ कोई उसको अंधकार में अपना भविष्य लग रहा है। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट हर साल यहाँ पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। देयर इज नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जो हमारा चीफ मिनिस्टर था 9 साल के लिए, उसको फाइनेंस का कोई ज्ञान ही नहीं है। उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है वो कैसे फाइनेंशियल वायबिलिटी बनाई जाती है स्टेट की। बस वो लोग बढ़िया नए कपड़े पहन के आते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनको युवाओं के लिए, जनता के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये महिलाओं को, आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर साहब ने भी महिलाओं को उल्टा बोला, आपको चंद्रयान में भेज देंगे। क्या तरीका है ये? महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते। हमारी पहलवान लड़कियां थी, उनके साथ बदतमीजी की गई। हमारी पहलवान लड़कियां थी, उनके साथ बदतमीजी की गई दिल्ली में। क्या करना चाहते? किसान परेशान है, युवा परेशान है, जवान परेशान है। अग्निवीर बना करके हमारे युवाओं को ये परेशान करने का काम कर रहे हैं। नेता तो 5 साल के लिए चुना जाता है, युवा 4 साल के लिए चुना जाएगा। नेता को पेंशन मिलेगी, युवा को क्या पेंशन मिलेगी? वो युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेल रहे हैं। इस देश का युवा परेशान है इनसे। ये आप इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात करो ना, हाँ आप इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात करो। वो मोदी जी का बहाना, उन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड ने खोल दिया कि टेंडर दिया, उससे पहले 500 करोड़ रुपया उस इलेक्ट्रो बॉन्ड में ले लिया। वैक्सीन दी, जो कोरोना की वैक्सीन लगा दी, लोग हार्ट अटैक होकर के रोज किसी के नौजवान हंसता चला गया, सोता रह गया। उसको वो प्रूव हो गया कि वो उस वैक्सीन के कारण ये लोग मर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी ने उनसे पैसा लिया नरेंद्र मोदी ने, और कहा भी ये हिंदुस्तान की वैक्सीन है, उसे लोग मरने लग रहे हैं। ठीक है, हमने तो कोई दबाव थोड़ी है हमारा, हमें तो कोई दे के जाएगा चंदा तो अपनी मर्जी से दे के जाएगा। इनके पास तो ईडी सीडी सब कुछ है इनके पास। अजीत पवार की ये बात कर रहे थे, अजीत पवार की 2 दिन पहले देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि 700 करोड़ रुपए का घपला कर गया, मैं इसको 2-4 दिन के अंदर ठोकूंगा। 2-4 दिन में वो नरेंद्र मोदी की पार्टी में आता है। अरे वो पार्टी में आ गया और उसके बाद तुमने 1 महीने में आपने शिकायत की थी अजीत पवार की, आपका ठीक नहीं चल रहा था। 1 मिनट में और लोगों को ले आओ चर्चा में, मैं आ रहा हूँ सर। क्या शुभ नाम है मैम आपका? इधर आइए। मैं मीनू सोनी। हाँ जी। क्या महिला सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है, जरा यहाँ पर बताइए, क्योंकि तमाम लोग अलग अलग को लेकर जी बहुत ज्यादा, मतलब अब आप लोग देख ही रहे हो कि कांग्रेस के राज में 10-10 घंटे बिजली नहीं थी। ठीक है जी, अब तो हमें कोई इसी जैसे सुरक्षा की भी इसी में ही आती है। और उससे पहले जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है
वो बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं तो दी है ना, मोदी जी की तो स्कीम के अंडर में मिले हैं। और सुरक्षा में, और अब आप लगा लो कि हम रात को 10-10 बजे तक बाहर रहते हैं, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अब तो कांग्रेस कह रही है ना महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। खटाखट देंगे ना तो दे दे, फिर जब इनकी सरकार आएगी तो दे देंगे। अभी आएगी तो नहीं ना, अभी ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम लोगों ने तो देखो जी दावा किया था कि 15 लाख देंगे, ये तो अब इनकी सरकार में जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 15 लाख खटाखट आएंगे। आपको लगता है कि ये लोग देंगे? कांग्रेस के राज में क्या था, मुझे बताइए। 70 साल इन लोगों ने राज किया कांग्रेस ने, तो क्या था उस टाइम पे? अब भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई स्कीम्स हमें मिल रही है, बिल्कुल जी, महिलाएं इनके साथ एक भी नहीं होती। आपके सामने है कि एक भी महिला इनके साथ दिखा दो, ठीक है। हाँ जी, क्या स्थिति, मुद्दे क्या है यहाँ पर? आप सब बीजेपी से हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? मुद्दे कुछ भी नहीं है, जिनसे भी बात है वो यही कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी आएगा, क्योंकि लेडीज सबसे मेन है। कि जो आप लेडीज की बात कर रहे हैं, मैं सुरक्षा की बात करती हूँ। रात को आप 1 बजे फोन कर लो 112 नंबर पे, पुलिस आपके पास आएगी। पहले क्या था, लड़कियों को जिंदा जलाया था। आज के वक्त कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकता। ये बात करें उस टाइम की, जिस टाइम पे कह रहे हैं कांग्रेस, क्या था उस टाइम पे? लेडीज को घर से बाहर निकले। और इनकी टाउन पार्क में जब डिबेट हुई, इनकी बात यह थी कि हमने घर पे महिलाएं काम करने के लिए रखी है। क्यों भाई? लेडीज का मान सम्मान नहीं है, वो आदमी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? ये सोचते हैं भी सिर्फ लेडीज घर का काम करे। क्यों? लड़कियां जॉब भी कर रही हैं। आज हर डिपार्टमेंट में लड़कियां आप देखो जाके बराबर पे काम करी जेंट्स के। सब ठीक है महिलाओं के प्रति यहाँ पर? हाँ जी, मैं सुनीता सेठी बीजेपी से हूँ जी, उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा से। तो महिलाओं का यहाँ पूरा मान सम्मान किया जाता है। ग्रामीण महिलाएं हैं जिनको कि उन्होंने ड्रोन दीदी का काम दिया है। 12.5 लाख के ड्रोन है जो उनको दिए गए हैं, जिनसे कि वो खेतों के अंदर स्प्रे करवाएंगी और उनको मतलब पेमेंट दिया जाएगा, जिससे कि अपना वो परिवार पाल सके। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो उन्होंने महिलाओं के लिए खास करके चलाई हैं, जो महिलाएं अपना जीवन यापन कर सके। बहुत सारे मुद्दों पर बात हो रही है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर जो इनका शासनकाल रहा है। यहाँ जनता क्या मोदी के नाम पर वोट देने वाली है, या आप लोग जिस तरीके से कहते हैं देशहित का चुनाव है, राष्ट्रहित का चुनाव है, उस पर ही चुनाव होने वाला है, बाकी सब मुद्दे का? आप खुद एक बार देख लो, पिछले 10 साल में देश और प्रदेश में जितने काम हुए ना, आज तक कभी नहीं हुए। चाहे आप यहाँ पे युवाओं की नौकरी लगने की बात कर लो, एक गांव में 78 युवा लड़के लड़कियां नौकरी लगे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के। फिर बड़े मुद्दों की आप बात कर लो, आज हाईवेज को देख लो आप, हाईवे कैसे हैं हमारे देश के, आप देखो एक बार जाके। आज अगर दिल्ली से चलते हैं तो सिर्फ 3 घंटे में हम सिरसा पहुंच जाते हैं। पहले सिर्फ सिरसा में उद्योग धंधे क्या लगे हैं पिछले 5 साल 10 साल में? उद्योग धंधों को लेकर क्या हुआ है कि यहाँ के युवा को यहाँ काम मिले? देखो, अभी अगर मैं पीछे हमारे एमपी की बात कर लूं तो एमपी ने बहुत सारे काम किए। जैसे पहले हमारे अध्यक्ष जी बता चुके हैं आपको, हर गांव में काम हुआ, हर गांव में टैंकर देने का काम किया। आज आप स्टेशन देख लो, हमारा स्टेशन जो बन रहा है वो कितना अच्छा बन रहा है। और उसके बाद आप देखोगे कितनी ट्रेनें हम यहाँ पे लेके आए, जो ट्रेनें पिछले 60 साल में नहीं आई, हम सिर्फ 5 साल में लेके आए हैं। देखो ना, मतलब काम हो कितना रहा है। हवा हवाई कोई बात नहीं है, लेकिन काम देखो हमने काम कितने किए हैं देश और प्रदेश में। ठीक है, और भी तमाम लोग हैं, थोड़ा सा आप लोग पीछे हटेंगे। सर आगे आएंगे आप लोग? किसी पार्टी से हैं आप? ना जी, की पार्टी में तो हम नागरिक हैं। आम नागरिक हैं। क्या मुद्दे हैं सिरसा के? सबकी बात तो सुन रहे हैं, लेकिन असली मुद्दे आप लोगों के ऊपर तो जी इलेक्शन ही को नहीं, क्योंकि पार्टियां जो लड़ रही है ना, वो आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के लिए लड़ रही है। मुद्दे के ऊपर तो बात नहीं, ना तो कोई सामाजिक बात है। एक पार्टी ये बता दो भी ये समाज के लिए लड़ रही है, कोई देश हित के लिए लड़ रही है। सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, भी मेरी रोजी रोटी सिकती रहे। वो चोर चोर मुसरे भाई सारे इकट्ठे हैं, हकीकत है ये। बस एक ये काम अच्छा, अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो नौकरी लगे हैं वो थोड़े से कुछ सही लगे राज्य सरकार में, ये एक मानने वाली अच्छी बात है। पहले क्या थे, अगर चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही है, या तो जिसके पास स्वार्थ थी या पैसे थे, सबके लिए किसी के गरीब का कोई लगता ही नहीं था। अब बताओ, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई वातावरण के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कोई काम कर रही है? कुछ नहीं। कैसे देंगे? कुमारी शैलजा भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, अशोक तंवर भी सांसद रह चुके हैं, सबको आप लोगों ने देख लिया, तो कैसे देंगे? असली लड़ाई तो इन्हीं लोगों के बीच बताई जा रही है। लड़ाई तो इनके बीच है, पर वोट तो लोग डालेंगे फिर भी, पर कहीं ना कहीं जो अपनी मर्जी से देंगे। देखो आधे काम दोनों का देख चुके हैं, पर वोट डालें तो डालें किसके? नाटो को डालें तो भी कोई फायदा नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भी नाटो को अगर वोट डालता है कोई, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, फिर तो वोट डालने का फायदा है नाटो को। और आसान करता हूँ, मतलब मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर कर रही है कि राहुल गांधी होंगे तो वो बेहतर हो सकते हैं? नहीं, देखो जो बीजेपी ने अभी देखें काम किया, नितिन गडकरी जी का काम है,
मेरे हिसाब से आज के दिन सबसे अच्छा काम है उनका, क्योंकि जो यातायात के साधन है वो रोड के ऊपर चलेंगे। जब परिवहन अच्छा होगा तो ये सारा काम आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। बेहतर। ठीक, इधर आइए, आगे आइए, इस साइड आइए, बताइए आप किसी पार्टी से तो नहीं है, पहले ही बता दीजिए। ये देखिए बीजेपी से है आप। देखिए सब आप लोग एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। मैं तो जी आयुष्मान भारत सबसे बढ़िया, 5 लाख रुपए बीमा। मेरे भतीजे का भी ऑपरेशन हुआ है, 2.5 लाख रुपए लगे, जो कि आयुष्मान कार्ड से अभी हुआ ऑपरेशन। मैं इसलिए बढ़िया मानता हूँ बीजेपी को। बढ़िया है। आप कौन सी पार्टी से हैं? मैंने सारी पार्टी खोल रहे हैं, सारी पार्टी छोड़ के आ गए हैं। ऐसा क्या दुख दे दिया उन्होंने? हम फाटक पे है ना, खड़े रहते हैं, 1-1 घंटा खड़े रहते हैं, 2-2 3-3 गाड़ियां टपा देते हैं, सारे गाड़ी गाड़ते फाटक पे। एक तो ओवरब्रिज बनाना, वो नहीं बना, अंडरब्रिज बनाना था, ये नहीं बना, मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कुछ काम नहीं हुआ सिरसा का। कबीर चौक से लेकर शमशान घाट तक सारे रोड टूटा हुआ, मुर्दे के पीछे जाते हैं ना मोटरसाइकिल, पसड़ियां दुखने लग जाती है, इतनी हाल लगती है, पेट में दर्द रहता है, वो डूडी दिख जाती है, दरन दिख जाती है। कुछ तो क्या लग रहा है जो भी बनेगा सांसद वो कुछ बेहतर करेगा? हम तो हराने का काम करेंगे इनको, बस। किसको हरा रहे हैं? अहंकारी सरकार को हरा रहे हैं। पिछले साल हम इनके साथ थे, 1 महीना इनके साथ पूरे रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ किसी प्रकार का भी। मतलब उनको जाना चाहिए आपको लगता है? आगे आइए, क्या शुभ नाम है आपका? विजय। आप कह रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ है। सिरसा में कोई काम नहीं हुआ है, ना तो सड़कें हैं ना पानी की कोई सुविधा है। हमारे गांव पड़ते हैं यहाँ 5-6 किलोमीटर ही है। हमारी 10 सालों 15 सालों से ही लगा लो एक मांग है नहरी पानी के लिए। जो फ्लडी आता है ना, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, पीछे नुकसान करता है, उसके लिए हम एक हमारी दिगतानिया फर्स्ट और सेकंड है, एक बंबूर माइनर है, उसके लिए 2009 से हम पानी मांग रहे हैं। अभी तक हमारा प्रपोजल तैयार हुआ है, पैसा सैंक्शन हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस दावे हो रहे हैं। पीछे कांग्रेस जिम्मेवार रही है। अशोक तंवर जी ने कटवाई थी हमारी नहर दिगतानिया फर्स्ट, आज वो बदल के साफ सुथरे होके आज बीजेपी में आ गए, तो हमारी कोई नहीं सुन रहा है जी। क्या करेंगे फिर? वोट किसको कैसे करेंगे? हमने धरना लगाया था पीछे ही, आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी ने, 4 तारीख के बाद हम आपका काम करेंगे, देख लेते हैं, फिर आगे विधानसभा आने वाला है, फिर देखेंगे। गोपाल कांडा पे बहुत उम्मीदें थी, उसने भी कुछ नहीं किया जी सिरसा के लिए, सारी उम्मीदें फेल होगी। कोई सीवर लाइन नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, हमारे को 10 बार वादे कर चुका, और जब जाते थे लड्डू का डब्बा आगे कर देता था, आपकी नहर कल तैयार है जी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बनाई। तो लड्डू खिला के नहर वहीं रह जाते थे। सर आगे आइए, क्या शुभ नाम है? मेरा बाबूलाल यादव है जी। पार्टी से तो नहीं है? नहीं जी। मुद्दे क्या है सिरसा के, ये बताइए, क्योंकि सबकी बात तो आप लोगों ने सुन ली। मैं मंदिर के डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बीजेपी के बराबर कोई राजी नहीं है। हमारे एरिया में इतने काम करे हैं इसने, इन लोगों ने बहुत काम करे। भाई साहब मैं हूँ मंदिर के डिस्ट्रिक्ट से, मैं क्यों करूंगा सिरसा की बात है भाई साहब? पीने के सिरसा को अगर कंपेयर कर लें, हाँ जी कर लें तो क्या है? भाई साहब मैं तो सिरसा, मैं तो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की बात करूँ, मैं यहाँ क्या रहता हूँ, मैं तो सर्विस करता हूँ, चला जाता हूँ महेंद्रगढ़। सर्विस करने आते हैं, आंख बंद करके थोड़ी आते हैं महाराज। सुनो भाई साहब, हमारे पीने के लिए पानी नहीं होता था, इन कांग्रेसियों के राज में भी इन लोगों के राज में। आज हमारे नहरें इस तरह चलती है, जन यहाँ घग्गर नदी चलती है, नौकरियां इस तरह लग रही हैं बगैर पर्ची पुर्ची के। हाँ जी, ट्रेन छोड़ो, नहरों का पानी लड़के लग रहे हैं बगैर, मतलब पढ़ाई वाले लड़के लग रहे हैं, नहीं तो हाँ, नहीं तो पर्चियों से लड़के लगते थे, जबकि महेंद्रगढ़ में बिल्कुल 1 नंबर और जीताएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? चलिए तमाम लोग आप आगे आइए, क्या नाम है, क्या क्या काम हुआ है यहाँ, ये बताइए जल्दी से। सर ऐसा है कि हम मंडी मजदूर यूनियन से हैं, हम तो ये चाहते हैं कोई भी सरकार आए लेकिन ज्यादा गरीबों पे ध्यान रखे, क्योंकि गरीब जो है ना, आज हम तो कह रही है ना 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, किसानों को 6,000 रुपए खाते में दे रहे हैं, बहुत सारी स्कीम चल रही है। सर ये तो जैसी कोई प्रतिक्रिया कोई सरकार आती चलती रहती है, तो लेकिन ज्यादा तो तकरीबन आज हमारे मंडी का काम है, हम मंडी मजदूर हैं, यहाँ मंडी में काम कर रहे हैं, तकरीबन हमारा सारा काम खत्म हो गया यहाँ से। और कहने का भाव पता क्या है, जब तक ये सरकार आ रही है, जैसे भी जो काम कर रही है ठीक कर रही है, ढंग से कैसे भी कर रही है, लेकिन अब हमारे जो मंडी के मजदूर यूनियन का जो काम है वो हमारा पूरा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? अब ये खाली भरी, चलो कनक खाली भरी, चलो नरमा खाली भरी, यहाँ के मजदूर मर गए, सारे खत्म कर दिए लोगों ने, क्या करेंगे मजदूर यहाँ के?
यहाँ के मजदूर खत्म होंगे जी। नहीं, वो जो यहाँ के मजदूर थे शाम को अपनी रोटी कमा करके अपने पूरे बच्चे पालते थे, अपने घरे ले जाते थे मजदूरी। लेकिन आज के किसने खत्म किया? ये सरकार कर रही है, जो सरकार लड़नी है ये कर रही है। जिनकी अब सत्ता है, जिनकी सरकार है, जिसकी भैंस उसी की लाठी, अब करेंगे क्या? आप ये बताइए हमें। अब मौके पे जो मजदूर मंडी के मजदूर यहाँ है जमा खत्म हो चुके हैं। तो चुनाव हो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई चिंता कर रहा है मंडी के मजदूरों की? इतने नेता घूम रहे हैं यहाँ पे अभी। कोई चिंता नहीं कर रहा है जी। जब वो सबकी किसी की सरकार बन जाती और अपने अपने घर बैठ जाते हैं, कोई गरीब का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस घूमो फिरो ऐश करो। कोई मजदूरों की कोई सुनाई नहीं करता आज के टाइम में। अभी तक हमने बहुत धरने दिए, सेक्रेटरी साहब को बहुत दिन दिया, आज तो गेट भी नहीं लगाया। मंडी में जब कनक सीजन आ जाता है हो रहता है, जो भी काम हो जाता है, चलो मजदूर पे ठोको, चोरी हो जाता है मजदूर पे ठोको। संविधान को सुविधा कोई करता ही नहीं। यहाँ लड़ाई क्या करें हम, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, यहाँ के मंडी के मजदूर, सारी मजदूरी खत्म हो गई। वही लोग हैं ना जो सत्ता में हैं, वही जिम्मेदार हैं इसके लिए जो आप कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ, जल्दी से एक एक जवाब आप लोगों से। ये बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं, और इसके पहले जो लोग थे वो सबकी सरकारों पर सवाल उठा कर गए। तो ऐसा है, मैं भी मंडी से रिलेटेड हूँ। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बन चुकी है, भाजपा सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था बना दी है कि खाली भरी होने लग गई है। उससे मजदूरी जो है वो खत्म हो गई और मजदूर खत्म हो गए हैं, उनकी रोजी रोटी के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। ये व्यवस्था जो पोर्टल की व्यवस्था थी और खुले बाजार के अंदर बेचने की अनुमति देकर सरकार ने इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी कि यहाँ पर मजदूरों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है कि वो किस प्रकार अपनी रोजी रोटी कमाएं। जिस प्रकार कणक खाली भरी हो रही है, जिस प्रकार नरमा खाली भरा हो रहा है, सरकार चाहती है कि जमींदार मंडी में आए ही ना और वो सीधा वहां बेच दे, और वो जो पेमेंट है वो भी फार्मर के अकाउंट में चली जाए। इससे आड़तिया भी जो है वो भी खत्म हो जाएगा, मजदूर खत्म हो जाएगा, मुनीम खत्म हो जाएंगे। लगभग 25 लाख लोगों पर इस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनकी रोजगार पर, उनकी रोजी रोटी के ऊपर। तो ये व्यवस्था जो है ये बदलनी चाहिए सरकार को सोचना चाहिए इस बात पर। और लोगों में रोष भी है, आड़तियों में भी रोष है इस बात को लेकर, और मजदूरों में भी रोष है। मजदूरों में इतना रोष है, 25 लाख लोग कह रहे हैं कि लगभग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। किस प्लानिंग के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है? कृषि से जुड़े जो तमाम उसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं, क्या सब निशाने पर हैं बीजेपी के? सब नाराज हैं बीजेपी? देखिए, कृषि में चलते हमसे कोई भी नाराज नहीं है। बात मैं करूं किसानों की, मजदूरों पे भी आऊंगा, बात मैं करूं किसानों की, तो कांग्रेस के राज में एक भद्दा मजाक किसानों के साथ होता था। 1 रुपए का चेक, 2.5 रुपए का चेक, 3 रुपए का चेक नहीं है तो अब आप गूगल कर लें, सब दिखाता है वो। और हमारे राज में, हमारे इस राम राज्य को स्थापित करने के बाद जब हमने किसानों को मुआवजा देने का काम किया तो मैं समझता हूँ 12-12 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए के चेक देने का भी हरियाणा में काम किया। और रही बात मजदूरों की पीछे थोड़ी सी दिक्कत का पता लगा था कि उनकी लिफ्टिंग में और खाली भरी में उनको दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास निरंतर जारी है। आचार संहिता लगा हुआ नहीं, 10 साल नहीं हुए हैं, बिल्कुल बरगलाए ना। ये अभी दिक्कत जारी हुई थी, उसको हमने तुरंत प्रभाव से इस पे संज्ञान लेने का काम किया है, और अभी आचार संहिता हटते ही फिर हमने इस पे बात करने का काम किया। मजदूरों को कोई दिक्कत ना आई है, ना आने देंगे। और तीसरा सवाल मेरे बड़े भाई का था, करीब चैनल वाला। अभी मुख्यमंत्री जी के पास माननीय जगदीश चोपड़ा जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिला था, और अभी आचार संहिता हटते ही वो काम इनका 101% कागजों में हो गया, और वो धरातल पे आचार संहिता हटते ही करने का काम करेंगे। और रही बात मेरे बड़े भाई की बात का, मैं, मेरे आदरणीय है नेताजी, मैं जवाब नहीं दे पाया। हमने जो माननीय जगदीश चोपड़ा जी ने एक हवन यज्ञ बता रहे हैं कि किया था सद्बुद्धि के लिए। अब जगदीश चोपड़ा जी क्या कर सकते हैं? हवन यज्ञ तो कर सकते हैं, अब सद्बुद्धि देना तो भगवान का काम है जो आज तक आ नहीं पाई। तो अब मैं ये समझता हूँ कि हमने अभी सरकारी नौकरी का आपने जनता से पूछा, तो मैं समझता हूँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और चौथी बात सिलेंडर आप 2014 में चेक करिए, 903, 803, 600 और ब्लैक 1000 से ऊपर। गूगल, इतना विकास हुआ है। एक और जवाब रह गया, प्लीज एक जवाब रह गया। इन्हीं के सवाल हैं, हमारे नहीं है, इन्हीं के जवाब है। और लास्ट मेरा ये जवाब है कि इनका 2004 में इनकी जो महंगाई दर थी वो 6.67, 3.67 से 2014 में जब सरकार गई तो 6.67 थी, और आज 6.70 है। 0.3% बढ़ने का केवल काम हुआ, और कब? 10 साल में। इनके 10 साल में 3% बढ़ने का। ठीक है सर जी 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। मुझे मेरे भाई ये बता दें भी एक भी उद्योग लगा जिससे रोजगार मिला हो? वही सवाल मैं जानना चाह रहा था सर, वही सवाल में पूछ। नौकरियां दी उन बच्चों को दी जो MSc BEd पास थे,
जो डबल MA थे उनको शर्म आ रही है, वो ये उजागर नहीं करना चाहते कि मेरे को नौकरी मिली है। ये बड़ा अहम सवाल है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में युवा ये सवाल उठाता है कि हम MA करके PhD करके हम ग्रुप D की नौकरी कर रहे हैं। एक दूसरा, जब इतना सारा विकास आप लोगों ने कर दिया तो मंचों से फिर मंगलसूत्र, मुसलमान, विरासत, इस तरह के भाषण क्यों हो रहे हैं? दूसरे चरण के बाद से अचानक बीजेपी की राजनीति को हो क्या गया? जो इन्होंने पिछले 55 साल में लोगों से छीनने का काम किया, वही तो मंच के माध्यम से बता रहे हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए, क्या वहां पे मंगलसूत्र नहीं छीने गए? इतने व्यक्तियों की वहां पर मौतें नहीं हुई? हमने वहां पे 370, इनसे 370 की बात करते थे तो ये कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। वो 370 टूट गई। एक भी खून का कतरा बहा तो किसी से बात कीजिए। और आयाम जो हमने स्थापित करने का काम किया, अब आप जल्दी हॉर्टिकल्चर का एक आयाम, एक उद्योग स्थापित करने का काम मांगियाना गांव में किया, वो भी इसी सरकार में हुआ है भाई। कृषि गृह में हमने जो काम करने का काम किया, वो भी इसी सरकार में हुए हैं भाई। मोदी फैक्टर चल रहा है और 400 पार से जीत करके बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। पहली बात तो ये कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं कि 370 हटा दी हमने। 370 का पता ही नहीं वकील साहब को। 370 बी हटाई है, केवल एक उसमें से 370 में वो बहुत टेक्निकलिटीज है, वो ठीक है, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं वो जनता को। हाँ, तो दूसरी बात ये कह रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे। बीटेक बच्चे बेलदार लगा दिए इन्होंने, PhD PN लगा दिया इन्होंने, डॉक्टरेट। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की, इतना बेड़ा इन्होंने बिठाया कौशल के अंदर। अच्छा, एक और वो भी लगाए कौशल में कच्चे, जैसे गुजरात में कच्चे लगाए। अभी ये बात करें हम, अभी इन्होंने 18 SDO लगाए बिजली बोर्ड में। हरियाणा का तो एक भी नाम नहीं आया। 18 के 18 गुजरात से ले आए, गुजरात के 18 भर्ती हुए हैं, एक भी हरियाणा का नहीं। ऐसे क्या मेरिट लिस्ट बनेगी? आप बात कर रहे हो 75% हरियाणा के लगाएंगे और लगा रहे हो 100 के 100 गुजरात के। आप बड़ी नौकरियां जितनी भी है, जो A क्लास की नौकरियां, उनको उठा करके उनकी लिस्ट देखो आप। उन A क्लास के अंदर इन्होंने कितने घपले किए हैं, कितने उन्होंने अपने आदमियों को, बाहर से गुजरात के आदमियों को, मैं 18 गिना रहा हूँ, 18 तो SDO गिना दिए मैंने आपको। और आपको वो भी कैसे लगी? ऐसे है, ये तो पता क्या होता है। मेरे को एक IAS का इंटरव्यू था, मैंने उससे पूछा भी तुम कैसे करते हो? बोले एक लगा देते हैं हम रिक्शा वाले का बेटा, एक लगा देते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले का, और बाकी हम अपनी भर्ती कर लेते हैं ताकि लोगों को दिखाते देखो रिक्शा वाला लग गया, देखो चपड़ासी लग बेटा DC बन गया। ये वो काम करते हैं, ये लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी इन्होंने जगदीश चोपड़ा जी की बात करी। अरे जगदीश चोपड़ा, मैं कह रहा हूँ हमें तो सद्बुद्धि नहीं आई, तुम्हें तो सद्बुद्धि 10 गिना रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है? 25 को क्या होगा? 25 को कांग्रेस 1000%। पहली बात तो ये है कि 10 कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े किए, जिसमें से 6 कांग्रेस के हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, इनके पास वो आपने पूछ लिया भी कैंडिडेट ही नहीं है तो तुम क्या लड़ाई लड़ोगे? और कोई नूर का हीरा और फलाना हीरा जो बनाया इन्होंने बना दिया। चलो अच्छी बात है, बनाए। अपनी माँ को डाकन कौन कहता है? अपने कैंडिडेट को कोई नूर का हीरा ही कहेंगे ये। मैं एक बात और कहता हूँ, यहाँ हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। 1000% 10 की 10 सीटें आएंगी कांग्रेस की, और एक गठबंधन इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीटें आएंगी। और आपको दूसरी बात बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना, ये अपने चीफ मिनिस्टर की करनाल वाली सीट पे जाके दिखा दे। सरकार बन रही है देश में, लोकसभा का चुनाव है, देश में सरकार कांग्रेस की सरकार बनने जा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा। PM कौन बनेगा? अरविंद केजरीवाल। जब गठबंधन होता है, गठबंधन की जब सरकार बनती है तो बैठ करके डिसाइड किया जाता है आपस में सारे गठबंधन के साथियों के साथ, तब तय करेंगे क्या होगा। जल्दी से बताइए। कांग्रेस की सरकार बनेगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार जीतेगी? दूसरी बात, प्रधानमंत्री भी बनेगा संविधान के तहत, मैं तहत है वो चुनेंगे। तो अभी क्या संवैधानिक प्रधानमंत्री हैं जो आप लोग ये बता? सेकंड, हमारे प्रधानमंत्री जी मुसलमान का नाम अलापते हैं, मुसलमान का। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम मुसलमान थे। जो ये देश परमाणु संपन्न हुआ है अब्दुल कलाम की बदौलत। किसके कार्यकाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे वो? अब्दुल कलाम के उस पे हुआ है, जिन्हें लोग मिसाइल मैन कहते हैं। प्रधानमंत्री मुसलमान का राग अलापना बंद करें। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब्दुल कलाम के मैं पूछ रहा हूँ क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों ऐसा कह रहे हैं ना वो? अब्दुल कलाम को क्यों नहीं याद कर रहे? अब्दुल कलाम को क्यों नहीं याद कर रहे, जिन्होंने परमाणु संपन्न कराया इस देश को? वो मिसाइल मैन वो कर रहे हैं। क्या हो रहा है 4 जून को यहाँ पे? यहाँ बहुत बढ़िया हो रहा है हरियाणा के अंदर।
10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऊपर 290 सीटें आ रही है गठबंधन की। ये मोदी के नाम पे वोट मांग रहे, बीजेपी तो खत्म होगी, बीजेपी के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा, सिर्फ मोदी के नाम पे मांग रहे हैं। मोदी के नाम पे वोट हाँ, एक राम के नाम पे मांग रहे हैं, राम को आगे कर रखा है, और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, एक राम को आगे ले रहा है। राम बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, सभी का राम है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है सर, मुझे ये बताइए। कैसी बात सुन रहे हैं, 4 जून को क्या होगा यहाँ पे? मैं आ रहा हूँ। 4 जून को हम आराम से जीत रहे हैं सिरसा की सीट है। और हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मोदी जी 101%, कितनी सीटें आ रही हैं? 400 400 सही आएंगे। पार से अब 400 पे आ गए आप लोग, धीरे धीरे कम हो रहा है। 330 हमारी आएंगी, 40 गठबंधन की आएंगी, 370 पूरी कर देंगे। इतने खड़े हैं, दोबारा फिर आ जाना आप यहीं। चलिए 370 पूरी हो रही है, क्या होगा पहले सिरसा में और हरियाणा में? देखो, सिरसा में बिल्कुल हम 4 जून को जीतेंगे, 4 लाख प्लस मतों से हम जीतेंगे, और पूरे देश में 400 प्लस हमारी सीटें आएंगी, और सरकार दोबारा से बनाएंगे, और निरंतर 5 साल बहुत अच्छे सरकार चलाएंगे। जो काम अभी हमारे पेंडिंग रह गए थे, उन कामों को आगे हम पूरा करेंगे। सर क्या हो रहा है? ऐसा है, ये सारे सपने ले रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो है कैंडिडेट है भाई संदीप लोट वाल्मीकि, वो जीतेगा, और लगभग 1.5 लाख मतों से वो जीतकर लोकसभा में बैठकर वहां पर जनता की समस्याओं को और सिरसा के लोगों के विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक, आखिरी सवाल है आप लोगों से, आप 2-3 लोग बचे हैं। 4 जून को क्या होने वाला है, सिरसा में क्या होगा? और ये जो 400 पार का नारा है, वो जितना जोर शोर से उठाया गया था, वैसे ही कायम रहेगा? ये बिल्कुल कायम रहेगा, और सिरसा में 6 लाख मतों से हम जीत करके, डबल मार्जिन से जीत करके फिर एक बड़ी पंचायत में जा रहे हैं, और हमारी सरकार इस पूरे देश में बन रही है। जो कांग्रेस पार्टी 328 सीटों पर लड़ रही है, केवल रेस्ट ऑफ सीटों पे कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो सरकार वाली बात है। क्या होगा सिरसा में? सिरसा में 4 जून को जीतेगी जननायक जनता पार्टी, और 4 लाख के अंतर से जीतेगी जननायक जनता पार्टी। और दूसरा मैं ये क्लियर कहना चाहूंगा, बाकी सब पार्टियां आ रहेंगी, और ये जीत का दावा कर रहे हैं 6 लाख का। ये तंवर जी पिछली बार आ रहे थे ना, वो रिकॉर्ड अपना ही तोड़ेंगे हार का, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आप 4 जून को इन सबको दोबारा सुना देना, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो हार का 4 जून को। देखिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं, अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप बच गए, जल्दी। मैं ये कहना चाहूंगा, कुमारी शैलजा जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ से, और मैंने एमबीए की है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से। उस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन बहन कुमारी शैलजा जी ने किया था 91 में, जब वो एचआरडी मिनिस्टर होती थी। तो उनकी वहां पे पढ़ के जो उन्होंने उद्घाटन किया, हम लोग देश विदेश में काम कर रहे हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वो जानी जाती है अपने काम के लिए और लोगों के सम्मान के लिए, वो पूरे हरियाणा में एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी। और कुमारी शैलजा जी सिरसा को सर्टिफिकेट उनको मिल रहा है, सिरसा से भारी बहुमत से 3 से 4 लाख वोटों से जीत करके 9 के 9 हलकों में जीतेंगी वो जीत कर जा रही हैं, और जीत लोकसभा में भेजेंगे, लोकसभा में भेज रहे हैं। ठीक है, इधर आइए जल्दी। अरे कहाँ पर है जी, हमें भी क्या हो रहा है 4 जून को, ये बताइए मुझे। 4 जून को 101% हमारी बीजेपी सरकार आएगी जी, पूरी कन्फर्म आएगी। चलिए, देखिए, तमाम आम लोगों को भी आपने सुना, अलग अलग पार्टी प्रतिनिधियों को आपने भी सुना, सबका जोश हाई नजर आ रहा है, सबके अपने अपने दावे हैं। एक तरफ कुमारी शैलजा है, एक तरफ अशोक तंवर है, दोनों ही कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। अब क्या होगा वो जनता को तय करना है, गेंद जनता के पाले में है। अब बहुत वक्त भी नहीं है, 25 मई को यहाँ पर मतदान होना है, और फैसला आपके हाथ में है। आपसे अपील कि वोट करने के लिए जरूर निकलिएगा, और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।